हेलो फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एक नया सीरीज लाए हैं एसएसटी का 9th और 10th के लिए। सारी चीजें हम कवर करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। और आज उसमें से पहला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है ज्योग्राफी का। फर्स्ट है उसका इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये एक टिनी मिनी टॉपिक है, एक लिलीपुटियन टॉपिक है, लेकिन अपने आप में ये 2 से 5 नंबर 2 to 5 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने यूनिट टेस्ट में और फाइनल एग्जाम के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप इसकी सारी बातों को समझ लें। तो आज की स्लाइड्स का पीडीएफ का लिंक और हमने इस टॉपिक पर एक छोटा सा एक क्विज बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, राइट? लेट्स मूव ऑन। हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इंडिया के लोकेशन के बारे में, कहाँ पर है। तो इंडिया जो है एंटायरली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अगर इंडिया को एक ग्लोब पर देखें तो इक्वेटर के ऊपर का पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेड लाइन इक्वेटर है और इंडिया इसके ठीक ऊपर में इस जगह पे है। इसके थ्रू एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है और यहाँ इक्वेटर से ऊपर आता है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। याद रखिएगा इंडिया का जो लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो लेटी रहे वो लैटिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूड यानी कि यहाँ पे कश्मीर या नीचे चले आइए आप, अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर के आप वहां तक कश्मीर तक का जो एक्सटेंट है इंडिया का, वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहलाता है। वो है 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ। यानी कि कन्याकुमारी में यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पर अगर आप आएंगे तो वो होगा 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। वहां से लेकर के ऊपर कश्मीर में ऊपर तक चले जाएंगे, इंदिरा कोल तक जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां तक आएगा आपको 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो रफली ये 30 डिग्री होगा और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। जब आपको टाइम लैग के बारे में मैं पढ़ाऊंगा जस्ट इसके बाद, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। डाउन लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऊपर से नीचे वाली जो लाइन है, यानी कि गुजरात से लेकर के आपको अरुणाचल प्रदेश के टिप तक, मोस्ट एक्सटेंड प्लेसेस तक का जो स्ट्रेच है वो 68 डिग्री 7 इंचेस ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 इंचेस ईस्ट। इंडिया एक्चुअली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पार्ट में आता है। अगर जैसे आपने इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में आप ग्रीनविच मीन टाइम जहां से क्रॉस करता है वहां से हम ईस्ट में पड़ते हैं। इंडिया जो है ईस्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ई वर्ड यूज किया हुआ है। नॉर्थ जब आप लैटिट्यूड की बात करेंगे और जब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ईस्ट और वेस्ट होता है, तो फिलहाल यहाँ पर ईस्ट में। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया से क्रॉस करता है, राइट? ये देखिए ऊपर वाली ब्लू लाइन, ये इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है इंडिया में गुजरात से लेकर के और पूरा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में किस किस स्टेट में क्रॉस करता है, इसे याद करना भी बहुत जरूरी है। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23 डिग्री 30 इंचेस नॉर्थ में पड़ता है, राइट? तो ये सब पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है भाई, जरा सा एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा। और हाँ, इसके बाद ये देखिए हमारा लॉन्गिट्यूड है, ऊपर से नीचे जब आता है ये लॉन्गिट्यूड है। ये यहाँ पर एक मेन लॉन्गिट्यूड है जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसके ईस्ट में जो पार्ट पड़ेगा वो ईस्टर्न कंट्रीज कहलाएंगे या ईस्ट पार्ट कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये वेस्ट पार्ट कहलाता है। इसीलिए यूएस को हम लोग वेस्टर्न नेशंस कहते हैं, वेस्टर्न यूरोप को भी वेस्टर्न नेशंस कहते हैं, राइट? और ईस्टर्न कंट्रीज में जैसे जापान आ गया, इंडिया के ईस्ट में पड़ता है, तो जापान वाला साइड हो गया, राइट? नेक्स्ट हमको लैटिट्यूड जो यू रहता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड एक जगह पे जाकर मिलता है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, लेकिन लैटिट्यूड दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, क्योंकि एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल बनाएंगे, राइट? और डे नाइट का कॉन्सेप्ट इसी पर होता है, ये यूं घूमता है ना, तो डे नाइट होता है, रोटेशन से, अर्थ के रोटेशन से
डे नाइट बनता है। और इसलिए एक चीज होता है क्या कि अगर आप कन्याकुमारी के पास है यानी इक्वेटर के पास है आप, ठीक है, तो आपका डे नाइट का डिफरेंस बहुत नहीं महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आएंगे, कश्मीर की तरफ जाएंगे, तो डे नाइट का डिफरेंस आपको महसूस होगा, ठीक है। अब ये जो है ये इसलिए होता है कि एक तो अर्थ का टिल्ट है, टिल्ट के चलते नॉर्थ पोल अगर सन के साइड में है तो यहाँ ज्यादा लंबा दिन होगा, और ये अर्थ घूमते हुए, मान लो ये सन है, सन से घूमते हुए इधर चला गया, साउथ पोल आ गया अर्थ की तरफ, तो नॉर्थ पोल पे अंधेरा हो जाएगा, साउथ पोल पे उजाला हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम और आगे अच्छे से समझेंगे, और आपको जरा भी कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझने की जरूरत हो, हमें कमेंट बॉक्स पर डालें, हम उसके लिए वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, राइट। तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा, कहीं भी कोई वर्ड उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आप चाहते हैं, आप हमें बताएं, पक्के तौर पे हम आपको उस पर रिस्पॉन्स देंगे। नाउ नेक्स्ट आपको आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ गुजरात से एंटर करके और डिफरेंट स्टेट से होते हुए और यहाँ नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट से क्रॉस करता है, राइट। तो इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार आया है और आगे भी आ सकता है। वो ये कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे देगा और 3 स्टेट का नाम दे देगा, 4 स्टेट का नाम देगा, बताएगा इसमें से कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस नहीं करता है। और यूजुअली जो मैंने देखा उसमें या तो महाराष्ट्र दे देगा या फिर मणिपुर दे देगा, जस्ट इसके ऊपर का, इस लाइन के ऊपर या उसके पास का कोई नाम दे देगा और वो आप आराम से कर लेंगे। तो 8 स्टेट्स को याद कैसे करेंगे? बहुत आसान है, आइए हम आपको याद करा देते हैं, ठीक है। आपका एक दोस्त है गंगूराम, राइट। कौन है? गंगूराम। अब गंगूराम मोटा भी है, छोटा भी है, जॉली है ना? तो गंगूराम मोटा है, छोटा है, जॉली है, महंगा है, ये 4 चीजें हैं। फिर से बोलता हूँ, गंगूराम मोटा है, छोटा है, जॉली है और महंगा है, लेकिन वो तेरा है और मेरा भी है। बस हो गए सारे स्टेट्स। देखिए कैसे हो गया, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हो गया। ये देखिए गंगूराम आ गया, राइट। तो गंगूराम मोटा है, छोटा है, जॉली है, महंगा है, लेकिन वो तेरा है और मेरा भी है। तो यहाँ पर गंगूराम के जी से हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। महंगा हो गया आपको बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम। बस हो गया, याद हो गया। चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं, गंगूराम मोटा है, छोटा है, जॉली है, महंगा है, लेकिन वो तेरा है और मेरा भी है। हो गए 8। अब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है कि और पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये निकोबार आइलैंड में एक टापू पर बनाया गया था। इंदिरा गांधी का मूर्ति था और वहां पे एक टापू था जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये 2004 में जो सुनामी आया ना, उसमें ये समुद्र के नीचे चला गया। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडिया के साइज के बारे में। साइज यानी इंडिया का रैंक वर्ल्ड में क्या है, कितने नंबर पे आता है, या इसका बाउंड्री कितना बड़ा है, इसका कोस्टलाइन कितना बड़ा है, इस पर क्वेश्चन आता है। और बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बताऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि तुरंत आपको याद हो जाएगा। और देखते हैं साइज में आपको क्या देखना है। तो सबसे पहले इंडिया का जो पोजीशन है साइज वाइज, ये टोटल एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया का 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया होता है, 2.4%। और जहां तक साइज वाइज बात करें तो ये जैसे सबसे बड़ा दुनिया का कंट्री है रशिया, उसके बाद कनाडा है, फिर यूएस है, फिर चाइना है। ऐसे करते इंडिया का पोजीशन 7 है, राइट। इंडिया का पोजीशन 7 था, राइट। यहाँ सारे नाम दिए हैं, इसे आप याद कर लेंगे, अच्छा है। वैसे आपको जनरली बस इतना ही भी याद कर लेंगे कि सबसे बड़ा रशिया है, सेकंड कनाडा है और इंडिया 7th है, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक और चीज अगर आप उस पर एक्सटेंड कर ले, उसे भी याद कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंडिया से जस्ट बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया से जस्ट छोटा कौन है? इंडिया का छोटा भाई है अर्जेंटीना, यानी कि फुटबॉल खेलने वाला एक देश अर्जेंटीना, राइट। तो इतने याद हो जाए इंडिया से जस्ट बड़ा कौन है, इंडिया से जस्ट छोटा कौन है। और ये सब 2-3 डाटा है, जैसे इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, बस इतना ही काफी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया का बाउंड्री, ये कितना किलोमीटर, ये देखो पिंक वाला, ये पूरा लैंड बाउंड्री है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर है। और उसके बाद ये ब्लू वाला तो समुद्र से लगा हुआ, यानी कि कोस्टल हमारा लेंथ है, वो देखिए। तो जो टोटल है हमारा लैंड बाउंड्री वो 15,000 किलोमीटर है।
मैं गोल गोल करके बताता हूँ क्योंकि इतना काफी याद करने के लिए ऑप्शन में रहेगा, बट 1 किलोमीटर याद रखिएगा, 15,000 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 15,200 किलोमीटर, राइट। और कोस्ट लाइन, ये देखिए ब्लू वाला कोस्ट लाइन, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड को भी देखना और लक्षद्वीप आइलैंड का भी एरिया को भी इंक्लूड किया गया है। ये जस्ट टोटल लैंड बाउंड्री का हाफ है, आप इतना ही समझ लो, हाफ है। ये 15,000 है, ये 7,500 है, उसका हाफ है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, राइट। अब अगला हम पॉइंट देखते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल, आप इसे समझ लें। ये देखिए, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये गुजरात से यहाँ इस लाइन, ये जो रेड लाइन है ना, इसके ठीक ऊपर से पार करता है। लेकिन इंडिया का एक फीचर है यहाँ पे कि 22 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर है, इसके 22 डिग्री नॉर्थ पर से इंडिया आइसक्रीम का कोन बनाने लगता है, ठीक है। ऐसे कोन पर टेपर होने लगता है, बस इसी बात को ध्यान रखना। और ये टेपर होते हुए क्या क्या और चीजें ऐड ऑन होती है यहाँ पे। अब आप देखिए, जैसे टेपर हुआ, फाइनली ये जाता है कहाँ पे, इंडियन ओशन के पास। और इसके राइट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड में दो इंपॉर्टेंट बॉर्डर बॉडीज है, वाटर बॉडीज, इसे याद रखेंगे। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, जिसमें आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है, और इधर अरेबियन सी है जहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है, ये याद रखेंगे, राइट। तो यहाँ से ये टेपर होना शुरू होता है, आइसक्रीम का कोन बनना शुरू होता है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, और नीचे में इंडियन ओशन है। और यहाँ पर ये इंडियन ओशन, इसका नाम क्यों पड़ा, इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर एनी कंट्री। इंडिया को इतना बड़ा तमगा क्यों मिला, इस पर 3 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस है, उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम, जस्ट अभी देखेंगे उसको, ठीक है। इंडिया इज बाउंडेड बाय, अभी देखिए इंडिया में एक और फीचर है, यहाँ नॉर्थ साइड में नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा का पूरा हिमालयाज है, ठीक है, हिमालयाज है। अब ये हिमालय बना कैसे था, अब आप देखिए, ये मान लीजिए कि एशिया है, एशिया एक बड़ा सा जमीन, राइट। उसी तरीके से ये इंडिया है, थोड़ी दूर पे, और बीच में पानी है। अब ये इंडिया जो है ना, इंडिया वाला जो लैंड, ये आकर के मेन एशिया वाले लैंड में ऐसे लड़ गया, ठीक है, हजारों हजार साल, लाखों करोड़ों साल में ऐसा हुआ है, ऐसे जाके लड़ा और उठ गए, ऐसे उठ गए, और यही उठ करके ये माउंटेन बनाया, क्योंकि फोल्ड होकर बना और लेटेस्ट है, नया है, इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन इसको कहते हैं। उम्मीद है अब आपको याद रहेगा। और कहाँ पर ये, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, याद हो गया होगा, यंग फोल्ड माउंटेन है। अब देखिए इंडिया का ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, देखिए गुजरात से लेकर के और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात का ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, गौहर मोटा एक जगह है वो है, और यहाँ ईस्टर्न पॉइंट पे ये जो जगह है ये है वांगू, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रेट लाइन आप करें तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा 2933 किलोमीटर, राइट। उसी तरीके से ऊपर और नीचे, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये 3214 किलोमीटर है, ठीक है। ये कन्याकुमारी यहाँ पे, और यहाँ पर अगर आपने कन्याकुमारी, एक्चुअली ये लेंथ लिया गया होगा यहाँ से निकोबार आइलैंड का वो सदर्न मोस्ट पॉइंट वहां तक आएगा। तो ये जो हमारा लेंथ है, इंदिरा पॉइंट, और ऊपर का नॉर्थ का जो पॉइंट होता है उसे इंदिरा कोल कहते हैं, राइट। तो ये जो लेंथ है ये 3214 किलोमीटर है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये याद हो गया होगा, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेंगे हो जाएगा। और ये रफली अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, लैटिट्यूड, ये यहाँ से लैटिट्यूड जो लाइंस आएंगे यहाँ तक, उसका जो डिफरेंस है वो आपको 30 डिग्री आएगा ऑलमोस्ट। और ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ऊपर से नीचे तक, ये लॉन्गिट्यूड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो भी 30 डिग्री आएगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बराबर ही है। और हमारा आपको एक और चीज बताया मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से इंडिया को बांटता है कि नॉर्थ और साउथ लगभग हाफ में बनता है। आगे देखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आता है, इसको समझना जरूरी है, वो ये है कि अगर हम कोई अपना स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखें और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का आता है, यानी सनलाइट एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 o'clock मॉर्निंग हो रहा है तो यहाँ गुजरात में अभी 4 o'clock ही हुआ रहेगा, यहाँ सन पहले आएगा, यहाँ सन बाद में जाएगा। अब इस तरीके से देश का तो इकोनॉमी तो पूरा हिल जाएगा अगर मैं
छोड़ दो। कोई 6 o'clock टाइम पे बैंक पे पहुंच रहा है, बैंक ने बोला कि आप 10 o'clock आइए, राइट? तो 10 o'clock अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम पे होगा, 10 o'clock गुजरात में अलग टाइम पे होगा। अगर हम टाइम मेरिडियन से कैलकुलेट करें तो वो तो नहीं चलेगा। इसीलिए सभी देश अपना स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। भारत ने भी एक अपना स्टैंडर्ड टाइम बना लिया और बीच का, ठीक है, बीच का एक लाइन बना लिया। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, आपने हाउस में बोला कि आपको 60 रुपीज केजी दूंगा, आप कह रहे हैं 40 रुपीज केजी। थोड़ी देर बात करने के बाद आपने फैसला कर लिया कि चलो यार हटाओ बात को, 50 रुपीज केजी में इसको कर लेते हैं। शायद इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही किया और यहाँ पर एक लाइन बनाया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया और उसको बोला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसको किया गया। और ये कहाँ से क्रॉस करता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर फिलहाल देखते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। सो 30 डिग्री इंडिया का जो एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को 30 into 4 करेंगे तो 120 मिनट, यानी 2 आवर्स का फर्क पड़ गया। ये तो नहीं चलेगा, तो हम देखते हैं कि आगे क्या किया, इसके लिए क्या किया गया। तो टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड 30 इंचेस। अब यहाँ 82 डिग्री एंड 30 इंचेस पे एक जगह है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर, वहां से एक लाइन को, इमेजिनरी लाइन को, ये मान लिया गया कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा, इसी से सब कैलकुलेट होगा। यहाँ पे जो टाइम होगा वही अरुणाचल प्रदेश में भी वही टाइम फॉलो करना पड़ेगा, गुजरात में भी वही टाइम फॉलो करना पड़ेगा, राइट? आप बिल्कुल क्लियर है? अगर आपको पता चले कि कौन ऐसा देश है जहाँ एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा जानकर आपकी ये एक्स्ट्रा जानकारी का। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट वर्ल्ड के हिसाब से क्या पोजीशन है, किस तरीके से, कितना स्ट्रैटेजिक वैल्यू है उसका, उन सब चीजों को समझेंगे। सो इंडिया का जो लैंड मास है, इट इज सेंट्रली लोकेटेड। आप देखिए यहाँ पर ये ग्रीन इंडिया है, आप देखिए पूरा एशिया है, काफी स्ट्रैटेजिकली ये लोकेशन है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड होता था पहले ना, तो शिप से तो बाद में हुआ, शिप एक टेक्निकल चीज है, उसको बनाने में वर्षों लग गए थे, उसको डेवलप करने में। फिर दुनिया ने मॉनसून को पहचाना, उसके हिसाब से वो अपना शिप को लाते थे, ले जाते, सब बाद में हुआ। तब तक तो लोग पैदल ही काम कर लेते थे, बैलगाड़ी होगा, बैलगाड़ी से कर लेते थे। तो ये ऐसी जगह पे था जहाँ से ट्रेड करना, यहाँ वेस्टर्न यूरोप हो, ये यूरोप हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, इधर ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया नेशन हो गया, एकदम बीच में पड़ता है। तो ट्रेड करने के लिए ये बड़ा स्ट्रैटेजिक पोजीशन था इसका इंडिया का। सो इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब एशियन कॉन्टिनेंट को अगर माने तो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, तो ऑलमोस्ट मिडिल में ये पड़ता है, राइट? अब आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडियन ओशन नाम क्यों पड़ा, वहां पर ये सब बातें देना पड़ेगा आपको कि इसका स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट, काफी अहम पोजीशन पर है। फिर यहाँ पर देखिए एक और बात, यहाँ थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ भी है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज इन द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, राइट? इंडिया बिल्कुल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, व्हाई इज इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया। अब तक आपको काफी आइडिया लग गया होगा, अब उसको हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट यूरोपियन कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है? जब इसके पहले वाले में जाते हैं, ये देखिए, इधर का कोई भी आदमी अगर यहाँ से जाकर ट्रेड करना चाहता है यूरोप का, तो वो यहाँ अफ्रीका के नीचे से ऐसे आकर के करता है। वो तो बाद में आकर के यहाँ पे कैनाल बना दिया गया, सुएज कैनाल, जिससे करीब 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया और ट्रेड बहुत आसान हो गया। लेकिन अदरवाइज आप देखें, ये काफी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर है, एकदम बीच में है और ट्रेड के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई और कंट्री का बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री इतना बड़ा नहीं है, इट्स मोर देन 7500 किलोमीटर जितना इंडिया का इंडियन ओशन से लगता हुआ है या उस वाटर बॉडी से लगता हुआ है, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट हुआ। फिर यहाँ पर देखिए बाद में तो आकर के, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है। इंडियन ओशन नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया का स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, जिससे यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करें, या एशिया में भी ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के एकदम बिल्कुल पीछे पड़ता है। साउथ ईस्ट एशियन में भी अगर जाना है यूरोपियन कंट्रीज को, तो ये रूट से जाकर के इंडिया बीच में पड़ता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का काफी लंबा बाउंड्री, इतना लंबा बाउंड्री किसी कंट्री का नहीं है जो इंडियन ओशन से लगता हो। तो ये सब कुछ कारण है जिससे कि इंडियन ओशन का नाम
इस इंडिया के नाम पर पड़ा। अब आप देखिए यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है कि डिड यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 में सुएज कैनाल बना और ये इजिप्ट में है, इजिप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर रेड सी है। यहाँ पे एक छोटा सा जमीन था, इसको काट दिया गया, लगभग ये 1900 किलोमीटर के आसपास का ये लैंड मास है, जिसको आर्टिफिशियली इसको बना करके कैनाल बना दिया गया। ये बनाने से दुनिया के ट्रेड को बहुत फायदा हुआ, बजाय कि पूरा अफ्रीका को घूम करके आकर के ट्रेड करने के, बस यहाँ से एक कट मारा, यहाँ पे पानी मिल गया और वो समुद्री रास्ते से आकर के ट्रेड करना आसान हो गया, राइट। तो सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट, इससे 7000 किलोमीटर का रूट जो है ये पूरा ये बच गया और काफी तेल बच गया, काफी एनर्जी बच गया, काफी टाइम बच गया। तो सुएज कैनाल बहुत एक हैपनिंग कैनाल। अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। The land routes of India are much older than the sea routes। जी हाँ बिल्कुल, शिप बनाया तो काफी बाद बना होगा ना, तब तक तो पैदल ही जाते होंगे। तो इंडिया का रूट बड़ा आसान था और कुछ कुछ छोटे छोटे पतले पतले पासेस थे, हिमालयन रेंजेस से पहाड़ चढ़ के नहीं जाना होता था, पासेस से आप निकल सकते। इसमें सिल्क रूट का भी आपने नाम सुना होगा। So the land routes of India are much older than the sea routes. Passes across the mountain provides passes to the ancient travelers, where ocean failed to do so for a very long time। तो ओशन वाला रूट तो बाद में आया, पहले तो ये पासेस के थ्रू आ गया, इससे इंडिया का ट्रेड बहुत बड़ा और इंडिया बहुत अमीर भी हो गया था। The routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। अब ये रूट से फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि इंडिया में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो यूरोपियन वर्ल्ड को चाहिए, ठीक है। और ये कैसे गया? और उस समय तो बार्टर सिस्टम था, हम चावल देंगे तो आपके यहाँ से दाल मिलेगा, ऐसे टाइप का कुछ भी होता होगा, क्योंकि रुपए का कॉन्सेप्ट तो शुरू तो नहीं था। तो फिर यहाँ का जो चीज था उसका इम्पोर्टेंस था, यूरोप में बहुत डिमांड था, जैसे स्पाइसेस का बहुत डिमांड था, मसलिन बहुत पतला कपड़ा जिसे कहते हैं, एक साड़ी के लेंथ के कपड़े को एक अंगूठी के बीच से निकाला जा सकता था, यानी आप समझ सकते हैं कितना पतला और कितना एक यूनिक कपड़ा हुआ करता था, इसका बहुत डिमांड थी। तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था इसी सब से, और इंडिया ने इंपोर्ट भी किया है बहुत सारी चीज, बहुत से आइडियाज इंपोर्ट किए हैं। आज जो हमारे यहाँ जो बहुत से आर्किटेक्चर देखते हैं उसमें इन्फ्लुएंस ईरान का होता है, कई और चीजें हैं। और इंडिया से फिर देखिए डेसिमल क्या उस तरफ में यूरोपियन लोग जाने डेसिमल क्या है, जीरो का क्या क्या मतलब है, ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, वहाँ के लोग जाने। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें वहाँ से भी हम लोग क्या, आई बिलीव कि यहाँ तक काफी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और अब अगला जो हम पार्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, इंडियाज आइडिया ऑफ ऑक्टेशन, द इंडियन न्यूमेरल्स, द डेसिमल सिस्टम thus could reach many parts of the world। इन्हीं सब पासेस के थ्रू गया एयरप्लेन नहीं था, तो और भी बात की बात। Influence of Greek sculpture and architectural style reached India। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स आप देखेंगे जिसपे ग्रीक का इन्फ्लुएंस है या फिर और भी कंट्री का, यूरोपियन कंट्रीज का उसपे इन्फ्लुएंस है। नाउ इंडियाज नेबर्स, भारत के जो नेबर्स कौन है, बस ये लास्ट पॉइंट हो गया, इसको जान लें कौन कौन से नेबर है और क्या क्या है। अब देखिए इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन, लेटेस्ट डाटा दे रहा हूँ, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। क्या क्या है, अभी रिसेंटली देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, और यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली और दामन दीव को एक साथ मिला दिया गया, राइट। ऐसा करने से अब हमारे पास 8 बने हैं, कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली है, दामन दीव एक ही हो गया। लक्षद्वीप यहाँ पानी में है, राइट, यहाँ अरेबियन सी में पड़ता है। फिर बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पर पुडुचेरी है, राइट। ये 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, और स्टेट्स 28 स्टेट्स हैं। नाउ इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, ये आपको याद रखना है। अब आता है कौन कौन से कंट्री हमारे किस तरफ में है। अगर हम मैप पे देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में 2 कंट्री है, एक तो ये पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान, राइट। ये छोटा सा पार्ट यहाँ इंडिया को लगता है। नॉर्थ में कौन कौन है, नॉर्थ में 3 कंट्री, चाइना, और इसका पार्ट ये तिब्बत है जो कि चाइना ने अभी ऑक्युपाई कर लिया है उसको, तो चाइना है, यहाँ नेपाल है, इधर भूटान है, राइट। ये हमारे नॉर्दर्न कंट्रीज बनते हैं जिनका बाउंड्री हमारे इंडिया से शेयर होता है। उसके बाद ईस्ट में 2 हैं, एक तो बांग्लादेश है और यहाँ म्यांमार है, राइट। बांग्लादेश एंड म्यांमार 2 कंट्री और भी है जो काफी पास है, लेकिन उनके बीच में पानी का बैरियर है, जैसे श्रीलंका है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मालदीव्स है। मालदीव्स कहाँ पे है,
आप लक्षद्वीप के साउथ वेस्ट में थोड़ा सा जाएंगे ना, इस जगह पे लक्षद्वीप का यहाँ पे है, लक्षद्वीप सारे द्वीप जो है वो यहाँ पर है, और मालदीव्स यहाँ पर है, राइट। तो ये हमारे नेबर्स हैं। अब यहाँ नाम के हिसाब से यहाँ देख लेते हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, ओके, श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ, एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट, राइट। तो ये आपको स्टेट्स यहाँ पर आपको सारे मिल गए। श्रीलंका के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, श्रीलंका जो है सेपरेट होता है इंडिया से एक नैरो चैनल है, सी का एक चैनल है, दो चीजों से, पाक स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से। स्ट्रेट होता है दो जो बड़े वाटर बॉडीज को मिलाता है, तो बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन में आकर के उस जगह पे मिलता है, तो स्ट्रेट ऑफ उसको पाक स्ट्रेट कहते हैं, PL के पाक स्ट्रेट कहते हैं। और गल्फ एक्चुअली होता है जब बड़ा वाटर बॉडी किसी जमीन के अंदर पेनिट्रेट करता है तो गल्फ बनाता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, राइट, गल्फ ऑफ मन्नार। और पाक स्ट्रेट क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल से जब मिलता है आकर के इंडियन ओशन में, तो उस जहाँ मिलने वाली जगह है उसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। अब आता है यहाँ मालदीव्स आइलैंड जो सिचुएटेड है साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, जो मैंने आपको दिखाया, राइट। इतने पॉइंट जानने के बाद एक बात आपसे जान लेते हैं कि थोड़ा सा आप जान लीजिए कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स क्या थे और किस तरह से। 1947 में देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, दो तरीके की चीजें थी। एक तो प्रोविंसेस थे जहां पर क्वीन का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था, डायरेक्ट उस पर कंट्रोल था, राइट। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, नाम से ही पता चलता है वहां पे राजा राजवाड़े रहते थे, उनका वो राज था, तो ऐसे ही था। एक प्रोविंसेस था और एक प्रिंसली स्टेट्स था। उम्मीद है कि ये बात सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन आंसर पे एक सेशन भी लाएंगे इस टॉपिक पे भी, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है। वैसे तो एक क्वेश्चन का सेट का एक क्विज अभी दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया, फिर से एक बात बता दूं कि आज की स्लाइड्स का PDF का लिंक और हमारे इस टॉपिक पर एक छोटा सा क्विज हमने बनाया है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्त, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।